नया टॉपिक है वो है अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग जिसको अंक गणितीय तर्कशास्त्र कहते हैं। और ये जो टॉपिक है बच्चों वो एग्जाम में आप देखेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों के पोर्शन में मिलते हैं। मतलब अर्थमेटिक का मतलब जो आप मैथ्स पढ़ते हैं सब्जेक्ट, उसमें कई सारे टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं टॉपिकों का एक मिक्सअप होता है, कई टॉपिक को मिलाकर अर्थमेटिकल रीजनिंग बनते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं रीजनिंग में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखा जाए कि टॉपिक का नाम क्या था, अर्थमेटिक। अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग अंक गणितीय तर्कशास्त्र। अंक गणितीय तर्कशास्त्र। और इस टॉपिक से भी हर पेपर में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न होते हैं, कहीं कहीं 3 भी आ जाते हैं, तो यानी 2-3 प्रश्न आप देखोगे इस टॉपिक से मोस्टली पूछे जाते हैं। अर्थमेटिकल यानी अंक गणित जो मैथ्स का पोर्शन होता है, उसी में आप देखोगे परसेंटेज का, नंबर सिस्टम का, सिंप्लीफिकेशंस का, ऐसे ही टॉपिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो ये पूरा का पूरा मैथ का टॉपिक होता है, बट रीजनिंग में आता है। और रीजनिंग में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखा जाए टाइप 1 की बात करें। अगर हम टाइप 1 की बात करते हैं बच्चों, तो टाइप 1 में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे फिर हम आपको समझाएंगे। जैसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि एक क्वेश्चन ये है कि एक पार्टी में 11 व्यक्ति हैं। एक पार्टी में 11 व्यक्ति हैं। यदि वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो उनके द्वारा मिलाए गए कुल हाथों की संख्या क्या होगी। 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 चलिए, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। आपने देखा कि प्रश्न ये है कि एक पार्टी में 11 व्यक्ति हैं। यदि वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उनके द्वारा मिलाए गए कुल हाथों की संख्या। देखिए यहां पर कुल हाथ नहीं पूछे जा रहे। अगर कुल हाथ पूछा जाता तो 11 आदमी हैं, एक आदमी के पास 2 हाथ होते हैं, तो 11 दूना 22 हाथ हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि बच्चों यहां पर हाथों की संख्या नहीं पूछा है, मिलाए गए हाथों की संख्या पूछा है, अर्थात शेक हैंड पूछा जा रहा है। तो जब इस तरीके से प्रश्न बनता है तो देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसका सलूशन ये है कि मिलाए गए कुल हाथों की संख्या, मिलाए गए कुल हाथों की संख्या, कुल हाथों की संख्या। मान लीजिए यहां पर अगर n आदमी हैं तो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा,
हमेशा अपने से कम, यानी n-1। जैसे मान लीजिए n लोग हैं और अगर हाथ मिलाना है एक दूसरे से अर्थात सभी से, तो एक आदमी अपने आप को छोड़कर बाकी जितने भी आदमी होंगे सबसे हाथ मिलाएगा। अगर 10 आदमी है तो 9 लोगों से मिलाएगा, 12 है तो 11 से मिलाएगा, 15 है तो 14 से मिलाएगा। तो ऐसे ही अगर n आदमी है तो n-1 लोगों से हाथ मिलाएगा, और जब भी हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने पर कितने आदमी होते हैं? 2 आदमी होते हैं। प्रत्येक हाथ मिलाने पे कितने आदमी होते हैं? 2 आदमी होते हैं। भाई जब भी हाथ मिलेगा एक हमारा और एक जो सामने जिससे हम मिला रहे हैं 2 आदमी होंगे। तो यहां पर एक फॉर्मूला बन गया कि n ब्रैकेट में n-1/2 हो गया। अब n जो है नंबर ऑफ पर्सन है, व्यक्तियों की संख्या, और आप देख रहे हैं कि व्यक्ति कितने हैं? 11 हैं। तो यहाँ 11 कर दीजिए, 11 में से 1 गया, 10 हो गया, बटा 2 करिए, और अगर हम काट देते हैं तो 5 बार जा रहा है, और 11 पचे कितना होता है? 55। यानी उनके द्वारा मिलाए गए कुल हाथों की जो संख्या होगी कितना हो गया? 55 हो जाएगा। यानी आपने देखा, क्या देखा दोस्तों, कि उनके द्वारा जो मिलाए गए कुल हाथों की संख्या है वो क्या निकल कर आया? 55 आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ व्यक्तियों की संख्या में कमी वृद्धि ज्यादा करेगा, कभी 10, कभी 12, कभी 15, चाहे जितने आदमी दे। अगर सेक हैंड का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस फार्मूले पे रख के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कैसे कहता है, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें। अगला जो प्रश्न बनता है वो इस तरीके से पूछेगा, कहेगा कि ये बोलेगा कि एक टीम में 10 खिलाड़ी हैं। एक टीम में 10 खिलाड़ी हैं। यदि वे सभी एक दूसरे से मैच खेलते हैं, एक दूसरे से मैच खेलते हैं, तो उनके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या क्या होगी? उनके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या क्या होगी? उनके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या क्या होगी? चलिए आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है। कह रहा है कि एक टीम में 10 खिलाड़ी हैं, यदि वे सभी एक दूसरे से मैच खेलते हैं तो उनके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या क्या होगी? यानी टोटल नंबर ऑफ मैच पूछा जा रहा है। तो यहां अगर हम सॉल्यूशन की बात करें मित्रों, तो यहां पर देखिए मैचों की संख्या पूछ रही है, और दूसरी चीज यह है कि देखिए मैच एक टीम में नहीं खेलना है, एक दूसरे से खेलना है। जैसे एक आदमी बैटिंग करेगा तो एक आदमी बॉलिंग करेगा, यानी हर मैच में, हर खेल में 2 आदमी होने चाहिए, क्योंकि यहां बोला गया है कि एक दूसरे से मैच खेलना है, अर्थात खेले गए कुल मैचों की संख्या अगर निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालते हैं। अगर कुल मैचों की संख्या निकालना हो, कुल मैचों की संख्या निकालना है, तो कुल मैचों की संख्या क्या होगी? देखिए अगर n आदमी होगा तो n-1 लोगों से मैच खेलेगा, और प्रत्येक मैच में आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी n आदमी है तो n-1 लोगों से मैच खेलेगा, और जब भी मैच होगा प्रत्येक मैच में लोगों की संख्या मिनिमम 2 हो जाएगी।
अब आपने ये देखा कि n का मान, n यानी नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, खिलाड़ियों की संख्या है कितने, तो 10 है, तो यहां पर 10 हो जाएगा। और 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 9, और बटा कितना हो जाएगा 2। और अगर हम इसको काट देते हैं तो कितना हो गया 5, और 9 पसे कितना होता है 45। यानी टोटल जो मैच होंगे, टोटल मैचों की संख्या कितनी होगी 45, 45 मैच हो जाएंगे। कुल मैचों की संख्या पूछी थी, तो आपने देखा कि n आदमी हैं, n-1 लोगों से मैच खेलेंगे और प्रत्येक मैच में 2 आदमी होंगे, इसलिए बटा 2 किया। अब यहां पर देख रहे हैं खिलाड़ियों की संख्या 10 थी, तो n की वैल्यू 10 हो गया। 10 में से गया 9 बटा 2 किया, 2 पंजे 10 और 9 पचे कितना होता है 45, अर्थात कुल मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये है कि एक पार्टी में कुछ व्यक्ति हैं, एक पार्टी में कुछ व्यक्ति हैं, यदि उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या, उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या, कुल गिफ्टों की संख्या, कुल गिफ्टों की संख्या, कुल गिफ्टों की संख्या जो है 132 हो, कुल गिफ्टों की संख्या 132 हो, तो बताइए कि उस पार्टी में कुल कितने व्यक्ति हैं, उस पार्टी में कुल कितने व्यक्ति हैं। चलिए, एक पार्टी में कुछ व्यक्ति हैं, यदि उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या 132 हो, तो बताइए कि उस पार्टी में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये बताना। तो आइए हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। और सॉल्यूशन में देखा जाए तो क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति हैं, हमें यहां व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं है। तो अगर कोई भी चीज मैथ और रीजनिंग में नहीं ज्ञात होता है तो मान लिया जाता है, माना व्यक्तियों की संख्या क्या है, माना व्यक्तियों की संख्या, तो जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी हो गई, n हो जाएगी। माना व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, n। उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या, उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या, कुल गिफ्टों की संख्या, उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या आपने देखा कितने हैं, 132। अब आइए देखा जाए, गिफ्ट की बात हो रही है। अगर हम बात करें बच्चों तो देख रहे हैं गिफ्ट मतलब होता है कि अगर n आदमी होगा तो n-1 लोगों को गिफ्ट देता है। अगर n आदमी है तो n-1 लोगों को गिफ्ट देगा। जैसे मान लीजिए 10 विद्यार्थी हैं, अगर एक दूसरे को गिफ्ट देना है तो 10वां वाला अपने आप को छोड़कर 9 लोगों को गिफ्ट देगा।
ऐसे ही हर व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा। मतलब 10 आदमी हैं तो 9 गिफ्ट देंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर n आदमी है तो n-1 लोगों को गिफ्ट देगा। और जब भी गिफ्ट देता है तो उस समय जो आदमियों की संख्या होती वो 1 होती, क्योंकि एक गिफ्ट में केवल एक ही आदमी होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम यहां 2 कर रहे थे, लेकिन अब हम यहां पर 1 कर रहे हैं। 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गिफ्ट एक वस्तु है, एक अचल है। वस्तु का मतलब जिसको आपने दे दिया उसका हो गया। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, अगर एक पेंसिल गिफ्ट करना है तो हमने इसको पेंसिल दे दिया, तो यानी एक पेंसिल में केवल एक ही आदमी होगा, 2 आदमी नहीं होंगे, अर्थात काट के नहीं लेंगे। तो इसलिए यहां पर जब भी कभी भी गिफ्ट की बात होती है तो हमेशा फॉर्मूले में बटा 1 करेंगे, बटा 2 नहीं करेंगे, क्योंकि हर गिफ्ट में लोगों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, इसलिए बटा 1 करेंगे। हाथ मिलाने में क्या था कि हाथ तभी मिलेगा जब 2 आदमी होंगे। मैच तभी होगा जब एक बैटिंग और एक बॉलिंग करेगा। लेकिन गिफ्ट वाले में प्रत्येक गिफ्ट में लोगों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि जब भी कभी भी गिफ्ट की बात होगी तो इसका जो फॉर्मूला निकल कर आया वो ये होगा कि n-1 बटा क्या होगा? 1 होगा। अब इसकी संख्या आपने देखा कितना दिया है? 132। यानी हमें ये पता चल गया कि n और n-1 का मान 132 है, यानी 132 के ऐसे 2 गुणज करें जिसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। 132 के 2 गुणज, 2 मल्टीपल ऐसे होने चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि n और n-1 के बीच का अंतर 1 है। n और n-1 के बीच का अंतर 1 है। ऐसे ही 132 का कर लीजिए। जैसे अगर नॉर्मली हम यहां बगल में करके दिखा दें, भागफल विधि से करते हैं, 2 से भाग दीजिए, 2 छंग 12 होगा, 2 छंग 12 होगा। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। फिर 3 से भाग दीजिए, 11 होगा, और 11 का नाम 11। तो देखा जाए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। हम इसको लिख सकते हैं क्या? 12 गुणते कितना? 11 लिख सकते हैं। तो यानी आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि n और n-1 का जो मान आया वो 12 गुणते 11 है। 11 गुणते 12 मत करिएगा, क्योंकि n बड़ा होता है और n-1 छोटा होता है। इसलिए बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को हमेशा बाद में लिखेंगे। अब हमें n की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने देखा कि n का मान कितना हो गया? 12। अर्थात उस पूरे के पूरे क्या है? पार्टी में कुल कितने आदमी थे? तो 12 आदमी थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको सभी लोगों को। कभी भी अगर कभी भी कोई वस्तु होगा तो वहां बटा 1 करना है। शेक हैंड, हाथ मिलाना हो, मैच खेलना हो, अगर इस तरीके के प्रश्न बनेंगे तो वहां बटा 2 करते हैं। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग गलती यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, जब भी किसी वस्तु की बात होती है, जब भी किसी गिफ्ट की बात होती है, तो वहां हमेशा 1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हर गिफ्ट में केवल और केवल एक ही व्यक्ति होता है, 2 आदमी नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है? सभी लोग समझ चुके हैं क्या है? एक पार्टी में कुछ व्यक्ति हैं, उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या 132 हो। बताइए कि पार्टी में कुल कितने आदमी हैं? फिर हमने कहा माना हमें पता ही नहीं था, माना व्यक्तियों की संख्या n है, कुल गिफ्टों की संख्या 132 बताया जा रहा है, तो यानी n-1 का मान 132 है। 132 के 2 गुणज करें जिसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो आपने देखा कि 12 गुणते 11 बराबर 132 होता है। तो अर्थात n का मान कितना हो गया? 12। अर्थात पार्टी में कुल कितने आदमी थे? तो आदमियों की संख्या हमें पता चल गई, कितनी थे? 12 थे। ठीक है, चलिए ये आपको कंफर्म हो चुका होगा, अच्छे से सभी लोग क्लियर हो चुके होंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं। यदि वे सभी एक दूसरे को
यदि वे सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, यदि वे सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए कुल गिफ्टों की संख्या, प्राप्त किए गए कुल गिफ्टों की संख्या, प्राप्त किए गए कुल गिफ्टों की संख्या 90 हो तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बताइए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। चलिए, आपने देखा कि ये क्वेश्चन दिया है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन में देखिए, यहां चूंकि हमें विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, यहां विद्यार्थियों की संख्या दी नहीं गई है। जब नहीं दी जाती है तो मान सकते हैं माना विद्यार्थियों की संख्या क्या है, n मान लेते हैं। माना विद्यार्थियों की संख्या n है, उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या, कुल गिफ्टों की संख्या देखा जाए, कुल गिफ्टों की संख्या बराबर क्या होता है, n-1 बराबर यहां पर कितना है, 90 है। कुल गिफ्टों की संख्या, अगर n विद्यार्थी होगा तो n-1 लोगों को गिफ्ट देगा, और प्रत्येक गिफ्ट में एक आदमी होगा, इसलिए बटा 1 कर दीजिए, और उसकी संख्या गिवन है कितना, 90, तो 90 कर दीजिए। अब हमें 90 के ऐसे दो फैक्टर करना है जिसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। अगर हम यहां नहीं समझ में आ रहा तो निकाल सकते हैं। 2 से भाग देते हैं तो 45 बार जाएगा, 3 से भाग करते हैं 15 बार जाएगा, 3 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, और फिर 1 हो गया। अब आइए इसी को लिखना है, तो हम आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 दूना 10 और 3 त्रिका 9, यानी 10 गुणित 9 लिख सकते हैं। अर्थात आपने देखा कि n-1 बराबर 10 गुणित कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n का जो मान आ गया कितना हो गया, 10। अर्थात जो आपने देखा, क्या देखा कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आई कितना, 10। तो टाइप 1 में बिल्कुल यही क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको सेक हैंड मिलाए गए हाथों की संख्या पूछता है, या तो आपको विद्यार्थियों की संख्या पूछ लेगा, या फिर आपको मैचों की संख्या पूछता है। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, और ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-1/2, और बाई 2 कहाँ, जब मैच की बात करेगा या फिर यहां पर मिलाए गए हाथों की बात करेगा, तो हम यहां बटा 2 करेंगे। और जब कभी भी मिलाए गए हाथों की संख्या ना पूछकर अगर ये पूछा जाए कि उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्ट, तो कुल गिफ्ट में हम बटा क्या करते हैं, 1 करते हैं। ये हमेशा दिमाग में आपको सेट कर लेना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको टाइप फर्स्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, और टाइप 2 की बात कर लेते हैं। आइए टाइप 2 की बात करें। टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 पे कैसे प्रश्न बनता है, टाइप 2 पे इस तरीके के प्रश्न बनेंगे।
टाइप 2 पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि एक विद्यार्थी को, देखिए टाइप 2 पे ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में, एक परीक्षा में सही प्रश्न करने पर, सही प्रश्न करने पर, सही प्रश्न करने पर 4 नंबर दिए जाते हैं, 4 नंबर दिए जाते हैं, 4 नंबर दिए जाते हैं, तथा गलत प्रश्न करने पर, तथा गलत प्रश्न करने पर, तथा गलत प्रश्न करने पर 1 नंबर काट लिया जाता है, 1 नंबर काट लिया जाता है, 1 नंबर काट लिया जाता है, काट लिया जाता है यदि विद्यार्थी ने, यदि विद्यार्थी ने कुल, यदि विद्यार्थी ने कुल 80 प्रश्न किए, कुल 80 प्रश्न किए और उसे कुल 260 नंबर मिला, 260 नंबर मिला, तो बताइए कि विद्यार्थी ने कुल कितने सही प्रश्न किए, कुल कितने सही प्रश्न किए, सही प्रश्न किए। चलिए आइए देखा जाए, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने पर 4 नंबर दिए जाते हैं तथा गलत प्रश्न करने पर 1 नंबर काट दिया जाता है। विद्यार्थी ने कुल 80 प्रश्न किए और उसे 260 नंबर मिला, तो बताइए कि विद्यार्थी ने कुल कितने सही प्रश्न किए। तो यहां पर बच्चों सही प्रश्नों की संख्या पूछी जा रही। तो आइए देखा जाए ऐसे क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है। हमें यहां पर चूंकि सही और गलत प्रश्नों की संख्या नहीं दी है, तो हम मान सकते हैं, माना सही प्रश्नों की संख्या, माना सही प्रश्नों की संख्या जो है, सही प्रश्नों की संख्या x है तथा गलत प्रश्नों की संख्या, तथा गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या 80 माइनस x। तो आपने ये देखा कि हमने मान लिया, क्या माना कि जो हमने सही प्रश्न किए वो x हैं और गलत जो प्रश्न किए वो 80 माइनस x। 80 माइनस x क्यों किया, y क्यों नहीं लिया? अगर हम x y लेंगे तो यहां पर 2 वेरिएबल होंगे और 2 समीकरण बनाना होगा, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। अब हमें पता है कि इसने टोटल 80 क्वेश्चन ही किया है और अगर मान लीजिए 70 सही हो गया
तो 80 में 70 घटा देंगे तो 10 जो है गलत हो जाएगा। इसलिए हमने सही प्रश्नों को यक्स माना है, तो जो गलत प्रश्न होंगे कुल यानी 80 में से सही को निकाल देंगे तो गलत आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, देखिए प्रश्न ये कहता है, प्रश्नानुसार जो हमारा यहाँ पर प्रश्न है वो ये कहता है, जो नंबर दिए जाएंगे वो इस प्रकार से दिए जाते हैं कि सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या माइनस गलत प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या माइनस गलत प्रश्नों की संख्या और बराबर कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक। आपने ये देखा कि सही प्रश्नों की संख्या माइनस गलत प्रश्नों की संख्या बराबर कुल अंक, यानी जो भी एग्जाम में माइनस मार्किंग होते हैं, कोई भी एग्जाम में, तो माइनस मार्किंग में जितने क्वेश्चन आप गलत करते हैं वो सारे जो नंबर जो होते हैं रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं। कहां से? तो जो सही करते हैं वहां से। तो वही चीज हमने यहां लिखा है कि सही प्रश्नों की संख्या में हम गलत प्रश्नों की संख्या को माइनस कर दें तो उसके बाद कुल प्राप्त अंक मिल जाएगा। और आपने ये देखा बच्चों की सही प्रश्न करने पे इसको 4 नंबर मिलता था, इसलिए हम इसको 4 से गुणा करेंगे, और गलत प्रश्न करने पर 1 नंबर कटता था, इसलिए हम यहाँ पर 1 से गुणा कर दें। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 80 माइनस x हो गया। और इसके बाद ये पता है कि लड़के ने टोटल 260 नंबर स्कोर किए। तो सही प्रश्नों की संख्या x थी, लेकिन एक सही करने पे 4 मिलता, इसलिए जितने सही होंगे उसमें 4 से गुणा हो जाएंगे। जैसे 10 सही है तो 40 हो गए, 20 सही है तो 80 हो गए, यानी 4x हो गया। माइनस गलत पे आपने देखा कि 80 माइनस x माना है और 1 कट रहा, इसलिए 1 काट दिया तो 260 हो गया। अब आइए देखा जाए, यहां अगर हम देखते हैं तो 4x है, माइनस यहाँ क्या होगा 80 हो जाएगा, और अगर देखा जाए तो यहाँ माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस x हो गया, और इसके बाद देखा जाए तो 260 हो गया। ठीक है, अब आइए देखा जाए तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 260 हो गया। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें 4x और x कितना होता है, 5x होता है। अब ये पक्षांतर करेंगे, यहाँ 0 होगा, 8 6 14 होगा, 340 हो गया। अगर x बराबर देखा जाए तो 340 में किससे, 5 से भाग दे दीजिए। अगर हम 5 से भाग देते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि 5 छंग कितना होता है, 30 होता है, 5 छंग 30 होता है। और आपने ये देखा कि यहाँ कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, तो आगे 40 हो जाएगा, 5 और 40 होता है, यानी ये आ गया सही प्रश्नों की संख्या। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आया है बच्चों, वो आंसर क्या आया, 68। यानी विद्यार्थी ने जो टोटल स्कोर किए हैं वो कितने किए हैं, यहाँ पर 68 उसने सही क्वेश्चन किए हैं। देखिए क्वेश्चन 10 करें 20 करें उससे मतलब नहीं है, आपको एक क्वेश्चन से थीम समझना है कि क्वेश्चंस कैसे हम वेरिएट करते हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये हमें समझना है। ठीक है, तो कभी भी अगर प्रश्न आपको दिखे तो हमेशा देखिए बहुत लिखना पढ़ना नहीं है, हम लिख पढ़ इसलिए रहें क्योंकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए कैसे आपको करना है। बाकी ये 1 लाइनर होते हैं, इतना बड़ा लिखना भी नहीं है भाई, पेपर में क्वेश्चन तो बना ही है, हमें सोल्यूशन से मतलब है, और सोल्यूशन में भी जो माना है लिखने की जरूरत नहीं है, वहां x और 80 माइनस x के करके भी कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से भी करके आप ऐसे नॉर्मली करके कर सकते हैं कि सही x है और गलत जो है 80 माइनस x है, और इसके बाद देख रहे हैं एक सही पे 4 मिलता है, 4 से गुणा करेंगे, गलत पर 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे, 260 हो जाएगा। और यहाँ से सीधा सीधा x का मान आप निकाल सकते हैं, बहुत लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हो चुका है, अगला 1-2 क्वेश्चन और कर लें, एकदम कंफर्म हो जाए आप सभी लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, ये है एक
विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने पर 3 नंबर दिए जाते हैं। 3 नंबर दिए जाते हैं और गलत प्रश्न करने पर और गलत प्रश्न करने पर 1 नंबर काट लिए जाते हैं। 1 नंबर काट लिए जाते हैं। 1 नंबर काट लिए जाते हैं यदि विद्यार्थी ने कुल 80 प्रश्न किए, और उसे 180 नंबर मिला, 180 नंबर मिला तो बताइए कि विद्यार्थी ने कुल कितने सही प्रश्न किए। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों। ये लिखा है कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने पर 3 नंबर दिए जाते हैं और गलत प्रश्न करने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। विद्यार्थी ने कुल 80 प्रश्न किए और उसे 180 नंबर मिला, तो बताइए कि विद्यार्थी ने कुल कितने सही प्रश्न किए, ये आपको बताना है। विद्यार्थी ने कुल कितने सही प्रश्न किए ये बताना है। तो आइए हम सॉल्यूशन की बात करें। अगर हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपने देखा कि सही को क्या मान लिया जाए। सही को यहाँ पर x मान लेते हैं और गलत की बात करें तो गलत को हम क्या मान सकते हैं, 80 माइनस x मान सकते हैं। और आपको पता है कि सही प्रश्नों की संख्या माइनस गलत प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या माइनस गलत प्रश्नों की संख्या बराबर कुल प्राप्त अंक। आइए देखा जाए, सही प्रश्नों की संख्या देखते हैं। देख रहे हैं कि सही करने पे कितने नंबर मिलते हैं, तो 3 नंबर मिलता है। सही करने पे 3 नंबर मिलता है, गलत करने पे 1 नंबर कटता है, तो 1 से गुणा कर दें। अब आइए हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ x हो गया माइनस 80 माइनस x हो गया और बराबर 180 हो जाएगा।
अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 3x होगा, माइनस 80 है, माइनस माइनस प्लस x है, बराबर 180 हो जाएगा। अब x और x क्या होता है, 4x है, और 80 और 80 260 होता है, यानी x बराबर देखा जाए तो 260/4 होगा। 4 छंग 24 होता है, 4 छंग 24 होता है, 2 बचा, यहाँ 20 हो गया, 4 पंजे 20 होगा। अर्थात ये पता चल गया कि कुल प्रश्नों की संख्या यानी कुल कितने सही प्रश्न किए, तो 65 हो जाएगा। भाई 4 छंग 24 हुआ, 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंजे 20, अर्थात सही प्रश्नों की संख्या जो निकल कर आई कितनी हो गई, 65 हो गई। तो या तो क्वेश्चन में गलत पूछा जाता है बच्चों, या तो सही पूछा जाता है। बस इस फॉर्मूले को ध्यान देना है। हमेशा जब भी कभी भी माइनस मार्किंग वाले प्रश्न होते हैं तो उसका जो क्वेश्चंस होता है वो इसी पे आधारित होता है। कैसे कि सही प्रश्नों की संख्या में जो गलत प्रश्न करते हैं वो कट जाता है और उसके बाद बच्चे को कुल मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो आपने देखा कि सही करने पे x मिलता था, नहीं, एक सही करने पे 3 मिलता था, और उसने सही कितने किए हैं, x 3x हो गया। गलत करने पे 1 कटता था और कुल कितने गलत हो गए, 80 माइनस x हो गया, बराबर 180 हो गया। तो इसमें हमने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 65 हो जाएगी। अगर यही क्वेश्चन पूछा होता कि गलत प्रश्नों की संख्या निकालिए, तो 80 में हम 80 में 65 को घटा देते और 80 में 65 घटता 15 आ जाता, तो गलत प्रश्नों की संख्या भी निकलकर कितनी आ जाती है, 15 आ जाती है। ठीक है, सभी लोग कंफर्म हो चुके होंगे। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में हमने आपको बताया किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, फिर हम लोगों ने टाइप 2 की बात किया कि टाइप 2 में किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 के क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही होंगे, या तो सही पूछेगा या फिर गलत पूछेगा। सही पूछेगा तो सही वाले का बताइएगा, और गलत पूछेगा तो गलत वाले का आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग टाइप 3 की बात करें। आगे बढ़ते हैं और टाइप 3 की बात करें। देखिए टाइप 3 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, टाइप 3 की बात करते हैं, और टाइप 3 में देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टाइप 3 में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन इस तरीके से बोलेगा कि एक क्वेश्चन ये बोलेगा कि एक समूह में कुछ घोड़े, एक समूह में कुछ घोड़े तथा आदमी हैं। एक समूह में कुछ घोड़े तथा आदमी हैं। यदि उनके पैरों की संख्या, यदि उनके पैरों की संख्या 200 तथा सिरों की संख्या 80 हो, सिरों की संख्या 80 हो, तो बताइए कि उस समूह में कुल कितने घोड़े हैं। उस समूह में कुल कितने घोड़े हैं। तो आइए देखा जाए। देखिए बच्चों, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारा जो लिखा है वो ये कह रहा है कि एक समूह है, एक ग्रुप है, उसमें कुछ घोड़े हैं तथा आदमी हैं, और उनके पैरों की संख्या 200
तथा सिरों की संख्या 80 बताई जा रही है और उस समूह में आपसे ये पूछा जा रहा है कुल कितने घोड़े हैं, घोड़ों की संख्या निकालनी है। तो आइए देखा जाए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए हमें यहाँ पर ना तो घोड़े पता है ना ही आदमियों की संख्या पता है, और जब मैथ रीजनिंग में नहीं पता होता है तो मान सकते हैं, माना क्या मान लें, माना घोड़ों की संख्या, माना घोड़ों की संख्या, और घोड़ों की संख्या देखा जाए तो घोड़ों की संख्या क्या है, x है, तथा आदमियों की संख्या, तथा आदमियों की संख्या, और आदमियों की संख्या देखा जाए तो क्या है, y है। आपने देखा कि घोड़ों की संख्या को x मान लिया और आदमियों की संख्या को y मान लिया। अब हम प्रश्नानुसार प्रश्न की बात करें। प्रश्नानुसार देखते हैं, कह रहा है कि पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, और अगर हम पैरों की संख्या देखें तो आप देख रहे हैं कि घोड़े के पास 4 पैर होते हैं और इसलिए टोटल पैर हो जाएंगे 4x। भाई घोड़ों की संख्या कितनी है बताई जा रही x, और एक घोड़े के पास 4 पैर होते हैं इसलिए घोड़ों के कुल पैर हो गए 4x, और आदमियों के पास 2 पैर होते हैं और यहां पर y आदमी हैं तो यानी टोटल पैर हो गए 2y। तो यानी पैरों की संख्या आपने देखा कितना बताया जा रहा है, 200। पैरों की संख्या कितनी बताई जा रही, 200। अब इसको चाहे आप 2 से भाग देके छोटा कर लीजिए, जैसे 2x कर सकते हैं प्लस y कर सकते हैं प्लस 100 कर सकते हैं, और ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर हम यहां पर क्या करें, सिरों की संख्या की बात करें। अगर सिरों की संख्या निकाला जाए तो आपको पता है कि कुल कितने सर हैं, एक सर होता है तो 1x हो गया। भाई घोड़े के पास भी एक ही सर होंगे और आदमियों के पास भी एक ही सर होगा, और इनकी संख्या कितनी बताई जा रही है, 80। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और यदि हमें इसको कैंसिल करना है तो देखिए माइनस माइनस और माइनस, प्लस y है माइनस y है, कैंसिल हो गया भाई। 2 x में 1x माइनस करिए, 2 में से 1 गया x होगा, और 100 में से 80 गया कितना होगा, 20 होगा। अर्थात यहां पर टोटल जो देखा जाए तो कुल कितने हो गए, 20 हो गए। देखिए बहुत लिखना पढ़ना नहीं है, जब भी कभी भी इस तरीके के प्रश्न बनते हैं तो सिर और पैर को लेकर बनाए जाते हैं, और आपको पता है कि हमेशा सिरों की संख्या, पैरों की संख्या अगर देखा जाए तो पैर जो होते हैं वो सिर से हमेशा क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जैसे आप अपना ही ले लीजिए, आपके पास 2 पैर हैं लेकिन सिर कितना है, एक ही है। तो यानी अगर सिर और पैर की संख्या हमें बराबर करनी है तो हम सिरों की संख्या में 2 से गुणा कर दें तो सिर और जो पैर हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वही चीज यहां है। देखिए यहां 2 से कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि उनके, देखिए पूरी बात यहां समझेंगे तो क्वेश्चन ये था कि एक समूह है और उस समूह में कुछ घोड़े हैं, कुछ आदमी हैं, उनके पैरों की संख्या 200 और सिरों की संख्या 80 दी गई है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि उस समूह में कुल कितने घोड़े हैं। तो हमें घोड़ों की संख्या क्या मान लिया, x, और आदमियों की संख्या क्या मान लिया, y। अब पैरों की संख्या पूछा था, तो आपने देखा कि पैर की बात करें तो घोड़े के पास 4 पैर होते हैं, घोड़ों की संख्या x, इसलिए टोटल पैर हो गए 4x। आदमियों के पास 2 पैर होते हैं, आदमियों की संख्या y है, इसलिए टोटल पैर हो गए 2y। 4x प्लस 2y टोटल देखा जाए कितना था, 200, तो 200 हो गया। अब इसको हमने 2 से भाग देकर छोटा किया तो यानी 2 से भाग दिया 2 बार गया, 1 बार गया, और यहाँ 100 हो गया, समीकरण 1 बन गया। अब हम सिरों की बात करते हैं तो सिरों की संख्या आपने देखा क्या है कि घोड़े के पास भी एक ही होता है, आदमियों के पास भी एक होता है, और टोटल जो सर हो गए वो 80 हैं। तो y से y को कैंसिल कर दिया
2x में से x गया, x हो गया, और 100 में से 80 हो गया, 20 हो गया। तो यानी हमें ये पता चल गया बच्चों कि उस समूह में कुल कितने घोड़े थे, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, सॉरी 20 हो जाएगी। अगर यही आपको यहां पर पूछ लिया होता, अगर आदमियों की संख्या पूछ लिया होता तो आप क्या करते, यहां पर आप क्या करते, तो देख रहे हैं आदमियों की संख्या पूछा होता तो हम x की वैल्यू रख देते हैं। अगर x की वैल्यू 20 रखते, 80 माइनस 20 यानी 60 हो जाता। यानी आपने देखा, क्या देखा कि देखें घोड़े कितने हो गए, तो घोड़े हो गए 20 और आदमी कितने हो गए, तो आदमी देखा कितने हो गए 60। अब 60 20 टोटल कितने, 80 सर हो गए, टोटल बराबर हो गया। पैर भी करते इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक समूह में कुछ घोड़े हैं, एक समूह में कुछ घोड़े, एक समूह में कुछ घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी हैं, उतनी ही संख्या में आदमी हैं। आधे आदमी पैदल चलते हुए, आधे आदमी पैदल चलते हुए घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं, शेष व्यक्ति यानी शेष आदमी घोड़ों पर बैठे हैं, जमीन इस प्रकार जमीन में पड़ रहे, इस प्रकार जमीन पर पड़ रहे पैरों की संख्या, इस प्रकार जमीन में पड़ रहे पैरों की संख्या 70 हो, तो बताइए कि उस समूह में कुल कितने घोड़े हैं, उस समूह में कुल कितने घोड़े हैं। आइए सभी लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपने देखा कि ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि एक समूह में कुछ घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी हैं। आधे आदमी पैदल चलते हुए घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं और शेष आदमी घोड़ों पर बैठे हैं। इस प्रकार जमीन पर पड़ रहे पैरों की कुल संख्या 70 है। तो आपको ये बताना है कि उस समूह में कुल कितने क्या हैं, घोड़े हैं।
हमें बच्चों घोड़ों की संख्या निकालनी है। देखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन करने के पहले उसकी थिंकिंग, उसके थॉट्स समझिए। अब यहां पर आपने देखा कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखना चाहें तो आपने देखा कि सरों की बात नहीं करा, और जब भी कभी भी इस तरीके के प्रश्न बनते हैं तो सिर और पैर की ही बात होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहां पर सिर की कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ पैरों की बात कर रहा है। सिर्फ यहां पर क्या कर रहा है बच्चों, पैरों की बात कर रहा है। तो अब थोड़ा सा दिमाग में देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन क्या था कि एक समूह में कुछ घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी हैं। आधे आदमी पैदल चलते हुए घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं, शेष आदमी घोड़ों पर बैठे हैं। इस प्रकार जमीन में पड़ रहे पैरों की कुल संख्या 70 हो, तो बताइए कि उस समूह में कुल कितने घोड़े हैं। तो आइए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, यहां सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर घोड़ों की संख्या, माना घोड़ों की संख्या, अगर हम घोड़ों की संख्या देखा जाए तो घोड़ों की संख्या कितनी हो गई, x। माना घोड़ों की संख्या x है तथा आदमियों की संख्या तो आदमियों की संख्या यहां पर काफी लोग y मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, गलती कहां होती है, कुछ लोग यहां पर आदमियों की संख्या क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अगर आप y मान लेते हैं तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में अगर देखें तो ये बात लिखा है कि कुछ घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी हैं, यानी घोड़े और आदमियों की जो संख्या वो सेम है। अगर घोड़े और आदमियों की संख्या सेम है तो यानी हम यहां अगर 2 वेरिएबल लेंगे x और y तो 2 आंसर होंगे, यानी क्योंकि 2 वेरिएबल हैं तो 2 आंसर आने चाहिए। इसलिए हम यहां पर 2 वेरिएबल ना लेकर केवल और केवल सिंगल एक वेरिएबल ले सकते हैं, वह x। भाई घोड़ों की संख्या अगर 70 होगी या 40 होगी तो आदमी भी 40 होंगे, 20 होगी तो 20 होंगे, अर्थात दोनों की संख्या इस प्रश्न में बराबर बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं, कह रहा कि जितने घोड़े हैं उतनी ही संख्या में आदमी हैं, अर्थात घोड़े और आदमियों की संख्या क्या है इस प्रश्न में बराबर है। तो अगर हमने घोड़ों की संख्या x मानी है तो बच्चों हम आदमियों की संख्या भी क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो आइए, घोड़ों की संख्या x हो गई और आदमियों की संख्या भी क्या हो गई, x हो गई। अब हम प्रश्नानुसार की बात करें, काफी लोग की जो गलती होती है इस क्वेश्चन में यही होता है कि यहां पर y मान लेते हैं, वो यहां पर y मान लेंगे, तो y बिल्कुल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ x है और यहाँ y है तो 2 वेरिएबल हो गए, 2 आंसर हो जाएगा। जबकि प्रश्न में सीधे कहा है कि जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं, अर्थात घोड़े और आदमियों की संख्या बराबर है, इसलिए इन दोनों का मान हमेशा क्या मानेंगे, x ही मानेंगे। अब आइए, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, अब यहां पैर की बात कर रहा है, वो भी वो पैर जो जमीन पर पड़े हैं। क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, जमीन पर पड़ रहे पैरों की संख्या, जमीन पर पड़ रहे पैरों की संख्या, जमीन पर पड़ रहे पैरों की जो संख्या है कितना बताया जा रहा है बच्चों, 70 बताया जा रहा है। कह रहा है कि जमीन पर पड़ रहे पैरों की संख्या कितनी है, 70 है। अब आइए, जमीन पर देखा जाए तो घोड़े सभी के सभी जमीन पे चल रहे हैं और घोड़ों की संख्या x है, तो टोटल पैर हो गए 4x। भाई एक घोड़े के पास 4 होते हैं, टोटल x हैं, इसलिए 4x हो गए। और आदमियों की बात करें जाए तो आदमियों की संख्या अगर देखा जाए तो आदमियों में देखा जाए तो कुछ आदमी जो हैं घोड़ों पर बैठे हैं, आधे आदमी, ये लिखा है आधे आदमी पैदल चल रहे हैं और शेष जो हैं, शेष का मतलब आधे जो हैं वो घोड़ों पर बैठे हैं। और जो पैर दिया है वो जमीन पर पड़ने वाला दिया है,
तो जो आदमी जमीन पर चल रहे थे उनका पैर तो जमीन पर होगा, लेकिन जो घोड़ों पर बैठे होंगे उनका पैर जमीन पर नहीं होगा। इसलिए हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, आदमी कितने हैं x, और आधे आदमी जमीन पे चल रहे हैं इसलिए x/2, और एक आदमी के पास 2 पैर होते हैं इसलिए 2 से गुणा कर दीजिए। भाई आपने देखा कि घोड़े के पास 4 पैर होते हैं इसलिए 4 से गुणा किया, आदमी के पास 2 पैर होते हैं इसलिए 2 से गुणा किया, और यहां x/2 क्यों किया, क्योंकि आधे आदमी ही जमीन पे चल रहे थे। अब इसके बराबर क्या दिया है, इसके बराबर आपने देखा कि 70 दिया हुआ। अब हम 2 से 2 को क्या कर दें बच्चों, काट देते हैं। अब यहां पर 4x हो गया प्लस x हो गया बराबर कितना हो गया, 70 हो गया, यानी 5x बराबर 70 हो गया, तो x बराबर 70/5 हो गया। 14 पंजे 70 होता है, इसलिए यहां पर 14 हो जाएगा। अर्थात आपने देखा, क्या देखा कि यहां पर घोड़ों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो जाएगी। ठीक, अगर आप प्रूफ भी करना चाहें तो आप प्रूफ कर सकते हैं आसानी से, इजली वे में। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आपने देखा कि 14, देखें घोड़ों की संख्या, घोड़े प्लस आदमी, और आपने देखा घोड़े प्लस आदमी, घोड़ों की संख्या कितना है, x है, और क्या बोलते हैं, आदमी की संख्या x/2 है, बराबर कितने हैं, 70 दिए थे। x का मान 14 आया। ध्यान दीजिएगा, एक घोड़े के पास, पूरी बात यहां समझ लीजिए, एक घोड़े के पास अगर देखा जाए, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, घोड़ों की संख्या कितनी आ गई, यहां पर घोड़ों की संख्या आपने देखा कि 14 आ गई, आदमियों की संख्या 7 आ गई। एक घोड़े के पास 4 पैर होते हैं तो 4 से गुणा किया, आदमी के पास 2 होते हैं तो 2 से गुणा किया। 14 चौका 56 होता है, 7 दूना 14 होता है, अगर दोनों को जोड़ दें तो 70 आ जाएगा। और यहाँ प्रश्न में बोला भी है कि टोटल जो पैर हैं कितने हैं, 70 हैं, तो यहाँ आंसर भी 70 हो गया। ठीक है, तो ये आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। पूरी बात यहाँ समझ लीजिए, कभी भी क्वेश्चन करते समय कुछ कंसंट्रेशन चीजें फिक्स कर लिया करिए। क्यों, क्योंकि जल्दीबाजी में गलती होता है। अक्सर इस क्वेश्चन में लड़के यही गलती करते हैं कि इसकी संख्या x और इसकी y मान लेते हैं। तो आपको x y नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है, क्योंकि अगर x और y 2 वेरिएबल मानेंगे तो 2 आंसर हो जाएंगे, और जबकि आपको पता है कि क्वेश्चन में बोला है कि घोड़े जितने हैं उतने ही यहाँ पर आदमी हैं, अर्थात घोड़े और आदमियों की संख्या क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो यहाँ पर दोनों का मान भी सेम रखना पड़ेगा, इसलिए हमने घोड़ों की संख्या x माना और आदमियों की भी संख्या x माना। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जमीन में पड़ रहे पैरों की संख्या 70 है, तो जमीन में कितने हैं, घोड़े सभी चल रहे थे इसलिए 4x रख दिया। आधे आदमी थे इसलिए x/2, और एक आदमी के पास 2 पैर था, 2 से गुणा किया बराबर 70 हो गया। 2 से 2 को काट दिया, 4x प्लस x बराबर 70 हुआ, 5x बराबर 70 हुआ, तो x बराबर 70/5, अच्छा 14 पंजे 70 होता है, इसलिए यहां पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि x की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन करिए आप, बिल्कुल दिमाग में हर चीज एक 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप आप फीड कर लीजिए कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ और सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि नॉर्मली ये क्वेश्चंस हैं, अभी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस प्रयोग करेगा कि इनके पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से ज्यादा है या कम है, इस तरीके का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो जैसे ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, कहेगा कि एक समूह में कुछ गाय, एक समूह में कुछ गाय तथा मोर हैं, कुछ गाय तथा मोर हैं, कुछ गाय तथा मोर हैं, यदि उनके पैरों की संख्या, यदि उनके पैरों की संख्या, यदि उनके पैरों की संख्या सिरों की संख्या के
पैरों की संख्या सिरों की संख्या से दो गुने से 60 अधिक हों तो बताइए कि उस समूह में कुल कितनी गायें हैं, कुल कितनी गायें हैं, उस समूह में कुल कितनी गायें हैं। चलिए, आपने देखा कि एक समूह में कुछ गाय तथा मोर हैं। यदि उनके पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 60 अधिक हो तो बताइए कि उस समूह में कुल कितनी गायें हैं। अब उस समूह में हमें गायों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो आइए देखा जाए, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं यहां पर, अब देख रहे हैं कि 2 चीजें दी गई हैं यहां पर भी। एक कौन है, गाय है, एक क्या है, मोर है। हम क्या करें, मान लेते हैं माना गायों की संख्या, तो गायों की संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तथा मोरों की संख्या, तो मोरों की संख्या को क्या मान लिया जाए, y मान लेते हैं, क्योंकि यहां सेम नहीं बोला है, अलग अलग है। कह रहा है कुछ गाय हैं कुछ मोर हैं, यानी गाय और मोर अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग हमने वेरिएबल माना। गाय को हमने x माना और मोर को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि पैरों की संख्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पैरों की जो संख्या है वो सिरों की संख्या से, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 60 अधिक है। अब यहां पर आप देखिए, मेन ये है, आपने देखा कि ये बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो देखिए पैर और सिर को समीकरण में बराबर करने की बात कर रहा है। तो सिर और पैर कब बराबर होंगे, जैसे अगर आदमी की बात किया जाए तो एक आदमी के पास एक सर होते हैं लेकिन पैर 2 होते हैं। अगर हमें सिर और पैर बराबर करना है तो सिरों की संख्या में 2 से गुणा कर दें तो 2 सर और 2 पैर आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि बच्चों यहां पर गाय और मोर हैं, और गाय के पास 4 पैर होते हैं, मोर के पास केवल 2 पैर होते हैं, इसलिए दुगना करने से मोर के पैर तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन यहां पर गाय के पैर बराबर नहीं हो रहे हैं, इसलिए कह रहा 60 अधिक हैं। तो जो ये 60 है वो किसके हो जाएंगे, गाय के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मोर और सर क्या, गाय दोनों के पैर और सिर क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। भाई समीकरण क्या कह रहा है, पूरी बात ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि उनके पैरों की संख्या सिरों की पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 60 अधिक है। हमने यही लिखा है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 60 क्या है, अधिक है। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 60 क्या हमने कर दिया, अधिक कर दिया। अब आइए देखा जाए, पैरों की बात करें तो पैर की बात करते हैं तो देखिए, गाय के पास 4 पैर होते हैं, 4x हो गया। मोर के पास 2 पैर होते हैं, 2y हो गया, ये हो गया। आगे देखा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका सिर की बात करते हैं तो x और y होते हैं, और यहां पर 2 हो गए, प्लस कितना हो गया, 60 हो गया।
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4x हो गया प्लस 2i हो गया, और यहाँ पर देखा जाए तो 2x हो गया और प्लस 2i प्लस 60 हो जाएगा। अब हम 2i से 2i को कैंसिल कर लें तो ये इधर आएगा और इधर आएगा, तो 4x माइनस 2x बराबर 60 हो गया, यानी 2x बराबर 60 है, तो x बराबर देखा जाए तो 60/2 यानी कितना हो गया, 30 हो गया। तो आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर से पूरी बात देख लीजिए, बहुत बड़ा यहाँ इक्वेशन नहीं है। आपने देखा ये बोला है कि माना गायों की संख्या x है, सिरों की संख्या को y माना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से क्या है, 60 अधिक था, तो पैरों की संख्या बराबर सिरों की संख्या के 2 गुने से 60 अधिक किया। दुगना करने से देखिए हम आपको अभी बताएंगे, जैसे दुगना किया तो मोर के पैर तो बराबर हो गए लेकिन गाय के तो बराबर नहीं हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा करना पड़ा, कितना, 60। तो ये जब 60 अधिक कर दे रहे हैं तो गाय और मोर के पैर बराबर हो गए। अब देख रहे हैं पैरों की बात कर रहे हैं तो 4x हो गया प्लस 2i हो गया, सर एक एक होते हैं, 2 से गुणा कर दिया 60 हो गया, 4x प्लस 2i, 2x प्लस 2i प्लस 60 हो गया, 2i से 2i काट दिया, पक्षांतर किया, 2x बराबर 60 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, यानी कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पैरों की संख्या सिरों की संख्या से अधिक या कम कहता है बच्चों, तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, जितना भी अधिक कहेगा हमेशा उसी का आधा आंसर होता है। मतलब मैंने आपसे ये कहा कि कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन बोलें कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने या 4 गुने से इतना कम या ज्यादा है, कभी भी अगर ऐसे प्रश्न का प्रयोग करता है तो इसका शॉर्ट तरीका यह है कि जितना भी अधिक या कम करेगा हमेशा उसी को 2 से भाग दे दीजिएगा, और भाग देने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस तरीके कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर सकते हैं। कब इसमें ये ट्रिक लगता है, जब यहाँ पर पैर की संख्या और सिर की संख्या 2 गुना या 4 गुने से कम या अधिक बोलता है तो। ठीक है, तो आज की क्लास बिल्कुल यहीं तक रहेगी, आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।